नमस्कार, डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम गुवाहाटी में हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि असम में विधानसभा के चुनाव हैं। और जब कभी भी कोई चुनाव होता है तो बदलाव की बात जरूर होती है। जो सत्ता में बैठा होता है वो ये दावा करता है कि उसने बदलकर दिखा दिया, और जो विपक्ष में होता है वो ये शिकायत करता है कि बदलाव हुआ नहीं। लेकिन बदलाव हुआ या नहीं हुआ इसका फैसला उस राज्य की जनता करती है, जो वोटर है वो करता है। अब जाहिर सी बात है कि दावे अपनी अपनी जगह हैं। एक तरफ असम की बात करते हैं तो 10 साल से यहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार के अपने दावे हैं। कांग्रेस अपने अलग मैनिफेस्टो लेकर आई है। कांग्रेस कह रही है कि यहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि यहां पर स्थिति और खराब हुई है। कई तरह के आरोप लगाती है। तो हम जब असम में हैं तो हमने ये तय किया कि जरा कुछ पैनलिस्ट से, कुछ यहाँ के विशेष जो लोग जानकार लोग हैं, उनसे इस पर चर्चा की जाए कि असम में कितना बदलाव हुआ है, कितना बदला असम। वैसे असम के बदलाव का कुछ कुछ हम सब साक्षी हैं, हालांकि उसके लिए उसके जो कारण है वो अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि ये धरती जो है वीर लचित बरफुकन की धरती है। वो लचित बरफुकन जिन्होंने मुगल साम्राज्य की चूलें हिला दी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली में मेरे जैसे लोग भी लचित बरफुकन को अब से पहले जानते नहीं थे। लेकिन उनके 400 साल हुए तो दिल्ली ही नहीं, देश ने अहोम साम्राज्य के जो वीर सेनापति थे उनकी निडरता, उनकी साहस के बारे में जानना शुरू किया। एज ए यंग जर्नलिस्ट, एक युवा रिपोर्टर के तौर पर जब मैं असम में आता था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पर आपके मित्र, आपके संपादक ये कहते थे कि दूर दराज के इलाकों में रात होने पर, सूरज ढलने पर नहीं निकलना। ये वो धरती है जहाँ कभी नरसंहार होते थे, क्योंकि यहाँ पर जेनजी बैठी है इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। ये वो धरती है जहाँ कभी नरसंहार होते थे, जहाँ कभी शाम को लोग निकल नहीं पाते थे, एक्सटॉर्शन होता था, यहाँ पर जो है गोलियाँ चलती थी। लेकिन आज कम से कम यहाँ पर पहले की अपेक्षा शांति है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, कुछ हद तक बदलाव हुआ भी है, जो दिखता भी है, कुछ आंकड़ों में भी दिखता है। लेकिन यहीं के लोगों से, जो यहाँ के जानकार हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में असम कितना बदला है। मेरे साथ इस पैनल में 3 खास मेहमान हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता जी, पूर्व जीओसी इंचार्ज जो हैं ईस्टर्न कमांड के, हमारे साथ हैं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मयूर बोरा जी हैं, लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत करिए जोरदार तालियों से। और हमारे साथ यहाँ की बहुत पुरानी खाटी पत्रकार जो है टेरेसा रहमान है, एडिटर इन चीफ हैं द थंबप्रिंट नॉर्थ ईस्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ शुरुआत जनरल साहब मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि आप उस दौर को आपने देखा हुआ है जिस दौर में सेना की ज़रूरत पड़ती थी यहाँ पर हर चीज़ को कंट्रोल करने में। यहाँ फिर से कह रहा हूँ, जेनजी बैठी है तो यहाँ पर कभी अफसपा लागू था, बहुत सारे अधिकार नागरिकों को नहीं थे। लेकिन क्या आप देखते हैं कि ये बदलाव असम में, असम की बेहतरी के लिए हुआ है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस इम्पोर्टेंट विषय पर बातचीत करने के लिए, यहाँ इस मंच के आयोजन करने के लिए। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। 1980 में मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था और 1980 के दशक में असम का परिस्थिति बिल्कुल अलग किस्म का था। उस समय असम के एजिटेशन चल रहे थे, संग्राम चल रहे थे। इंसर्जेंसी से सबसे शुरुआत की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 90s में इंसर्जेंसी शुरू हुआ असम के अंदर। 40 साल सेना में रहने के बाद 2023 दिसंबर के बाद, रिटायरमेंट के बाद, मैं जब असम आया और लोगों से, ख़ास तौर पे युवाओं से जब मिला, तब मुझे एक एहसास हुआ कि सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो लोगों के सोच में बदलाव आया है, युवाओं के एस्पिरेशंस में बदलाव आया है। जो 1980 में जो लोगों के एस्पिरेशंस थे और 2023 में या 24 में या 25 में जो एस्पिरेशंस है, लोगों की जो सोच है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। और इसके पीछे मैं चूँकि सेना का अधिकारी हूँ, इसके पीछे मैं खास तवज्जो देना चाहूँगा
सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया है। मिसाल के तौर पे जब 90s और 2000 में जब इंसर्जेंसी असम में पीक में था, तब हम सिक्योरिटी सिचुएशन को कैसे नापते? कुछ वायलेंस पैरामीटर्स से नापते। 2007, 8, 9 के दौरान जब वायलेंट एक्टिविटीज़ सबसे ऊपर था, पीक में था, तो लगभग साल में 1800 इंसिडेंट्स होते थे। एक साल में 1800 इंसिडेंट, और अभी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गए। 2008 या 9 में जो फैटेलिटीज़ होते थे, जिसमें सिविलियंस है, इंसर्जेंट्स है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल है, पीक था 2009 में 1500 फैटेलिटीज़ थे, और अभी पिछले 3 साल में आप देखिए बिल्कुल जीरो के बराबर हो गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सिक्योरिटी सिचुएशन में। इससे क्या हुआ है, जो इंसर्जेंट ग्रुप है, मैं कहूँगा कि वायलेंस नहीं रहने से कोई नॉर्मल सिचुएशन को नहीं दर्शाता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसर्जेंट ग्रुप्स का जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी ख़त्म हो गया है कोई ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। वो एक बदलाव आया है, जिस वजह से जो आप जिसका बारे में आप बात कर रहे थे कि लोगों का अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि रात को भी आप कोई भी आदमी बाहर घूम सकते हैं। उससे स्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो हुआ है, वो एक हुआ है, जिसको हमने असम इन्वेस्टमेंट समिट 2 में जिसमें हमने देखा था, उसके फॉलोअप में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट अभी हुआ है। जागीरोड में सबको पता है 27,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा ने प्लांट वहाँ पर। उसके अलावा भी और भी, ये सब के पीछे जो सिक्योरिटी सिचुएशन का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, हालात में जो तब्दीली हुआ है, उसके वजह से लोगों के इन्वेस्ट करने में, अपना डे टू डे का काम करने में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। धनु साहब, यहाँ पे छोटा सा आपको टोक रहा हूँ इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि एस्पिरेशंस बदली है, मुझे लगता है कि शायद एस्पिरेशंस तो उस वक्त भी जो लोग थे उनकी रही होगी, लेकिन वो माहौल नहीं था जिसमें आप अपनी एस्पिरेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है यहाँ पर जो ऑयल सेक्टर में काम करने के लिए जो बाहर से लोग आते थे, उनको डर रहता था कि वो किडनैप ना हो जाएं, और जो यहाँ के लोग रहते थे वो जो हैं अपनी एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए यहाँ से बाहर निकल जाते थे, क्योंकि उनको लगता था यहाँ वो माहौल नहीं है। तो मुझे लगता है उसके कारण एस्पिरेशन तो शायद तब भी थी, लेकिन अब जो है वो मौके हैं, पहले शायद उनके पास वो अवसर नहीं थे जिसको वो पूरा कर पाए। एस्पिरेशंस तो तब भी थे, लेकिन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं थे उनके पास, और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे उनके पास। तो वो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता गया, अभी जैसे अभी आप युवाओं से बात करिए, 80 या 90 के जो युवा है उसके जो पर्सपेक्टिव थे और अभी के युवाओं के पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। चाहे वो सोशल मीडिया से हो या ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो गए अभी पहले के ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए जो प्रयास करते थे बहुत कम लोग करते थे। बिल्कुल। अभी आप देखिए कितने युवाएं जो है इन फील्ड में आ गए हैं, अलग अलग फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप हो या बाकी फील्ड्स में भी हो, असम के हर एक फील्ड में सभी लोगों को आप पाएंगे। बिल्कुल। तो टेरेसा जी, मैं आपसे, क्योंकि आप तो टेरेसा जी ने दिल्ली में पढ़ाई करी, जब वो दौर था जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पर आई, यहाँ पर आप जर्नलिज्म पत्रकारिता में लगातार हैं, फील्ड रिपोर्टिंग आपने खूब करी है। आप कैसे देखती हैं क्या ये बदलाव बेहतरी का बदलाव है? क्या जो यूथ के हिसाब से जो है उसके लिए अवसर का ये बदलाव है? ये बदलाव असम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ये बदलाव जो है कितना आप महसूस कर पा रही हैं? जी, थैंक यू सो मच। आई एग्री दैट एस्पिरेशन की बात जो कलिता साहब ने बोला, लाइक आई हैड दैट एस्पिरेशन टू स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं 90s में दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ी। लेकिन अभी जो मैं देखती हूँ, जो देर आर सर्टेन स्कीम्स एंड विच आई थिंक मैं महिला के नज़रिया से देख रही हूँ। सो देर आर सर्टेन स्कीम्स विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, लाइक निजुत मोइना। मतलब आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर,
बिकॉज एक महिला जो स्कूल हायर एजुकेशन दे हैव टू ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंसेस, उनको जो एक अमाउंट मिल रहा है टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, दैट विल गो अ लॉन्ग वे टू हेल्प देम कि एक तो पढ़ाई कंप्लीट कर पाएगी, उससे चाइल्ड मैरिज रुकेगी, और उससे क्या होगा, यू हैव अ बेटर सोसाइटी। एक औरत जब, एक महिला जब लिख पढ़ सकती है, क्योंकि हर कोई तो इतना प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं होता है, एंड एक वही मैं देख रही हूँ, एक चेंज जो मैं बदलाव देख रही हूँ महिलाओं में देख रही हूँ। दे आर वेरी एस्पिरेशनल एंड हर चीज़ में, नॉट जस्ट एज हम लोग वी माइट क्रिटिसाइज देम कि सारे बेनिफिशियरी हो रहे हैं महिलाएं, इट्स नॉट जस्ट बेनिफिशियरीज, दे आर ऑल्सो वेरी एक्टिव वोटर्स, दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, and even as political candidates, I see them as very highly educated women, both in the opposition and in the ruling party. All जो candidates are very vocal, and they know what's happening. और एक I can see that big change happening, and as they are influencing society, they are influencing their families. And yes, all these kind of schemes like जो लाखपति बाइडो और ये जो इंस्पायर्ड बाय द बिहार इलेक्शंस, so लाखपति दीदी, so एक there was a joke going around that पहले औरतें पूछती थी पुरुष से कि किसको वोट देना चाहिए, तो अभी ऐसा लग रहा है कि औरतें पूछेंगे, मैन विल आस्क द लेडी कि किसको वोट देना चाहिए। सो शी इज गोइंग टू बी, एंड आई थिंक दैट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एक जो छोटा सा एक, शी इज गेटिंग ए सॉर्ट ऑफ ए पॉकेट मनी, बट दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग फॉर मेनी ऑफ देम। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स अ बिग चेंज दैट्स हैपनिंग, एंड आई सी दिस वुमेन, and even among the young students, young girls here, I see them speaking up, I see them thinking as thinking individuals. वो माहौल, I don't know, it's because of social media as well and the media boom, जो हमारे ज़माने में नहीं था। हम लोग दिल्ली में जाके we learned to be brave. एक चीज़ मुझे किसी ने पूछा था कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या सीखा, मैंने कहा आई लर्न हाउ टू बी ब्रेव। डर मिट गया मुझसे, मेरे अंदर से, क्योंकि वो गुवाहाटी में वो माहौल नहीं था। वी वर वेरी जेंटल, मीक। नहीं, लेकिन अब तो गुवाहाटी में और असम में भी जो महिला है वो भी ब्रेव हो सकती है। बहुत वो अवसर उसके पास है, वो उसके पास माहौल है। द यंग जनरेशन, दे आर सो they are so critical, they understand things, and I'm अभी मुझे डर लगता है इनसे बात करने में। नहीं, लेकिन मैं अभी आपकी बात कराऊंगा, यहाँ जैन जी हैं, आप डरिए नहीं, क्योंकि आपको जैन जी के कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बात जिसको आपने महिलाओं के संदर्भ में कहा, देखिए वुमेन एम्पावरमेंट और महिला वोटर जो हैं, अब कितनी, आपने कहा कि अब ये तो मुझे नहीं मालूम घरों में पुरुष पूछकर वोट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जो पूरा प्रचार होता है उसके सेंटर में जो है महिलाएं होती हैं। अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए, उन्होंने जब यहाँ असम में चुनाव प्रचार की शुरुआत की, तो वो सबसे पहले चाय बागान की महिलाओं के बीच गए। तो ये जो एक मैसेजिंग है कि वुमेन वोटर जो है इंपॉर्टेंट है, वुमेन वोटर एज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। एग्जैक्टली। तो ये तो एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, और ये बदलाव हालांकि देश में हुआ है, असम में भी हुआ, असम भी देश में उस तरह से बदला। तो ये इवन ऑपोजिशन पार्टीज आर कैशिंग। हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप 1250 दे रहे, हम 3000 देंगे। हाँ, मतलब वो एक कॉम्पिटिटिव वो है। हाँ, हालांकि उस पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं कि ये तो चुनावी रेवड़ी है। लेकिन मैं सर आपके मयूर बोरा जी, मैं आपके पास आता हूँ। मयूर बोरा जी, ये जो क्योंकि कहते हैं कि भाई जब शांति होती है विकास तभी आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो जनरल साहब ने भी बताया चीज़ें बदली हैं तो डेवलपमेंट आया है। मैं देख रहा था एक डेटा यहाँ पर, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये शांति के कारण है या असम की पोटेंशियल अब जो है उस तक हम पहुँच रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा था हेमंत बिस्व शर्मा जी ने दावा किया कि वो चुनाव में उन्होंने कहा कि जो गरीबी थी वो हम 34% से 14% पे ले आए। हालांकि नेताओं पर आरोप ये लगता है कि वो अपनी जो बात है बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, लेकिन जब मैं डेटा इसका जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे ये लगा कि हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बढ़ा कर नहीं बल्कि कम करके डेटा दिया,
क्योंकि नीति आयोग का डेटा ये कहता है कि 2013-14 में असम में करीब करीब 37% गरीबी थी, जो अब 14% रह गई है। इतना बड़ा अंतर आया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी है उसमें इजाफा हुआ है, जो बेरोजगारों की संख्या असम में बढ़ी है। इस पूरी तस्वीर को, ये कॉन्ट्राडिक्टरी तस्वीर है, गरीबी कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले तो श्रीवास्तव जी, ये आपने हेमंत बिश्व शर्मा का जो आंकड़ा हमने बताया, तो पता नहीं वो किस लिए कम करके बताया है, मे बी उसमें एक ना पॉलिटिक्स हो जाए, मैं आई डोंट नो, बिकॉज द टाइप ऑफ पर्सन एंड पॉलिटिशियन ही इज, आई डोंट नो अबाउट दैट, सो आई हैव नो कमेंट्स टू मेक ऑन दैट। बाकी सेकंड जो आपने बताया पीस के बारे में, शांति का जो एक माहौल का जो ज़रूरत होता है, वो उसको तो आई थिंक नोबडी कैन डिनाई। अगर पीस नहीं होगा, अगर हार्मोनी नहीं होगा सोसाइटी में, अगर डिस्टर्बेंस होते रहेंगे, तब तो कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या लोगों का एस्पिरेशन का जो ट्रांसलेशन इनटू रियलिटी की बात हो, जो जैन जी का है, उस समय का जैन जी थे, मतलब द पीपल हु आर यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन टाइम यू आर वेरी वेरी डिस्टर्ब, उस समय का भी बात अगर लेते हैं तो शांति का तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस हुआ है, और माहौल आपने जैसे बताया है कि वो तो चेंज हुआ है। पर अभी पता नहीं, मेरा हिंदी भी इतना खराब है, तो मैं उसका अगर परफॉर्मेंस नहीं बिल्कुल आपकी नहीं मतलब यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट दैट आई स्टडीड इन दिल्ली, आई वर्कड इन लखनऊ, चंडीगढ़ एंड पुणे, इवन आफ्टर दैट माय हिंदी इज सो फ्रैक्चर्ड। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो लेकिन हम लोग जो दिल्ली से आते हैं ना, जो उत्तर भारत से आते हैं, हाँ, हमें आप लोगों की हिंदी बोलने का तरीका अच्छा लगता है, वी लव दैट। नहीं, हम समझ तो जो अगर असमिया थोड़ा भंगा जो बोलता है ना, फ्रैक्चर्ड, अगर कोई बाहर का आदमी बोलेगा हमें भी अच्छा लगता है। तो थैंक गॉड कि आपको अच्छा लग रहा है। तो अभी वोटर्स को ये अच्छा लगना चाहिए, जो अपने मेन जो सीरियस बात आपने उठाया है, स्टैटिस्टिक्स तो रहता है, स्टैटिस्टिक्स कभी कभी बात बोलते हैं, कभी कभी स्टैटिस्टिक्स पॉलिटिशियंस और एकेडमिक्स भी यूज करता है टू हाइड थिंग्स। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, थोड़ा चेंजेस हुआ है। जॉब मार्केट आप देख लीजिए, 20-30 साल पहले जो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करते थे और ज़्यादा कुछ थे, उसमें इन लोगों का जो एस्पिरेशन था, उसमें इतना नेपोटिज्म, करप्शन था। इसीलिए मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, कुछ मेंबर्स जेल में भी रह चुका है बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अभी उसमें काफ़ी सारा ट्रांसपेरेंसी और क्लीनलीनेस आया है। बट एक से श्रीवास्तव जी, अगर आसाम का बात अभी लास्ट मान लीजिए 120-30 साल से अगर लेते हैं, जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का जो प्रश्न है, उस प्रश्न के लिए यहाँ का जो पहले का माइग्रेशन था व्हेन इट वाज ब्रिटिश इंडिया बिफोर 1947, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद वोट बैंक का राजनीति हो गया। उस मामले में अगर आप इंडिजिनियस लोगों को देखेंगे, उन लोगों का जो एस्पिरेशन है, उन लोगों का जो एंगर है, उसमें अगर आप देखोगे तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने टू सम एक्सटेंट इसको एस्वेज किया है। मैं इसी पर जनरल साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो अपने आप में अभी भी चुनाव में अभी भी ये मुद्दा बनता है, हर बार ही बनता है। अभी भी जब बात हो रही है असम अकॉर्ड की बात हो रही है, बाकी सब चीज़ों की बात हो रही है। मेरा जानना यह है कि ये ठीक है कि हमने शांति अभी यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये जो बार बार मुद्दा उठता है घुसपैठियों का, असम का जो असम की जो मूल संस्कृति है, यहाँ की विरासत का, यहाँ के कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जो शांति है ये ज्वालामुखी के नीचे की शांति है, क्योंकि अंदर अंदर जो है कोई मुद्दा ऐसा पक रहा है, अंदर अंदर लोगों में थोड़ा असंतोष है, ये कहीं ये चीज़ जो है ना आगे चल के जो है ये जो आपने बताया, जो इंसर्जेंसी का माहौल है उसमें सुधार हुआ है डेफिनेटली, लेकिन कुछ इश्यूज इस माहौल को ख़राब कर सकते हैं, ये पोटेंशियल हमेशा है। और उनमें से सबसे पहला मुद्दा है इन्फिल्ट्रेशन या माइग्रेशन बोलिए, अब इन्फिल्ट्रेशन बोलिए, घुसपैठिया बोलिए। माइग्रेशन या इन्फिल्ट्रेशन बहुत सालों से चल रहे हैं, हम लोग सबको मालूम है। 71 के लड़ाई के समय या 71 से पहले और उसके बाद जो असम एजिटेशन शुरू हुआ था, उसका मेन मुद्दा जिसके बारे में बोरा जी ने बताया कि असम क्लॉज का जो मेन क्लॉज था असम अकॉर्ड का, वो इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकने का और उनको डिपोर्ट करने का था। तो माइग्रेशन रिमेन्स एन इशू। माइग्रेशन इज नॉट ओनली ए related to Assam, migration is an issue in the entire northeast because it has caused social stress in the northeast. यहाँ के डेमोग्राफी में बदलाव आया है,
ये माइग्रेशन स्वाधीनता का बाद ही नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद ही नहीं है। उससे पहले भी जो ब्रिटिश के टाइम पे जो लाइन सिस्टम था या ग्रो मोर फूड करके वो बांग्लादेश से किसानों को लाके ब्रह्मपुत्र वैली में सेटल कराया था, तो तब से चल रहा है। और माइग्रेशन के साथ जो एक और चीज़ जो उसको ज़्यादा और ख़तरनाक बना देता है वो है रेडिकलाइजेशन। जब तक माइग्रेशन तक सीमित है वो एक वायलेंस लेवल तक शायद नहीं ले जा पाएगा, लेकिन उसके साथ जब रेडिकलाइजेशन जुड़ जाता है उससे जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि हमारे कुछ एनिमिकल एलिमेंट्स है जो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिसके बारे में हम सबको मालूम है। तो इन हमारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है जो असम के हैं या जो इस्लामिक इंसर्जेंट ग्रुप्स है, लश्कर ए तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो या हुजी हो या जेएमबी हो, जो बांग्लादेश में पल रहे हैं या बांग्लादेश में जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सब उन सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता है। और इसके साथ ही माइग्रेशन के साथ ही एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा जो नॉर्थ ईस्ट के साथ रिलेटेड है, वो है ड्रग ट्रैफिकिंग और उसके साथ इलीगल ट्रेड, वेपन रनिंग, स्मगलिंग जो है, उसमें जो है ट्रांसनेशनल एक्टर्स इन्वॉल्व हो गए और उसके साथ साथ जो है क्रिमिनल एलिमेंट्स का भी ज़्यादा वो अलाइंड होने लगते, जुड़ने लगते इन सब चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों से भी जो देश में, असम में जो या नॉर्थ ईस्ट में जो शांति का माहौल है उसको थ्रेटन कर सकते हैं। तो ये खतरे हैं, इसका मतलब ये खतरे तो पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, लेकिन मयूर जी क्या ऐसे माहौल में असमिया अस्मिता, घुसपैठ, ठीक है, असम एकॉर्ड, ये सब कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, खास करके वो जनरेशन जिसने असम एकॉर्ड देखा नहीं है, जिसने वो असम का वो दौर देखा नहीं है जब यहाँ पर एजीपी का उदय हुआ था और उसके बाद जो असम एकॉर्ड हुआ था, तो उनके लिए ये सब कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है? देखिए, अगर इनके बारे में मैं बोलता हूँ, मान लीजिए इनको अभी कल जॉब में ये अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के समय में तो वो अभी क्या आएगा, क्या एग्जाम्स होगा, इसमें ये कंसंट्रेट करेंगे। पर हैविंग गॉट द जॉब मिलने के बाद जब इन लोग बातचीत करेंगे ना, बिकॉज दीज आर ऑल सोशल एनिमल्स लाइक अस, तब उनका अगर आपका आइडेंटिटी के बारे में, स्टेट के बारे में, स्टेट का चैलेंजेस के बारे में अगर पता नहीं लगेगा, सारा समय तो मतलब जैसे हम जैन जी को बदनाम करते रहते हैं, ये लोग तो रील बना के नहीं रहते हैं ना, इन लोगों को भी देश के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 5 years डाउन द लाइन आफ्टर गेटिंग द जॉब, अगर ये नहीं बोल पाएगा कि असम का इतना इशू था, 855 पीपल लेड डाउन देयर लाइफ एंड द होल स्टेट गेव 20 more years। आपको तो पता ही है, भारत का बाकी जगह में असम इज द ओनली स्टेट वी वेंट अप टू 24 March of 1971। यहाँ मतलब जो आप घुसपैठिया बोलिए, इन्फिल्ट्रेटर बोलिए, 20 साल हमने ज्यादा दिया है, उसके बाद भी अन्याय हो रहा है। मुझे इस और अन्याय क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो पार्टी ने अभी कर रहा है उन लोगों का मैनिफेस्टो में है। 2016 का उनका मैनिफेस्टो अगर जब बोलता है कि दिस इज आवर सोल ऑफ आवर मैनिफेस्टो असम एकॉर्ड, और उसके बाद जो असम एकॉर्ड का मेन हार्ट है जो क्लॉज 5 उसको थोड़ा हटा के उसमें रिलीजियन ला के ये लोग वेलकम है, ये लोग नहीं है, तब तो ये आप बोलो ही मत ना। मैं उसी मुद्दे को बोल रहा हूं, अगर आप बोलते हो उसके बाद करो, अगर नहीं करते हो तो लोगों को आके आप बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली हु आर सुप्रीम, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री people have elected, we the people, we have given the constitution to us। ऐसा नहीं है कि लोग हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, आते हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं। सो माय पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, प्लेन एंड हम्बल, कि जो आप लोगों ने प्रतिश्रुति दिया है, जिसके पास में मतलब 120 साल का इतिहास है, जैसे जनरल साहब ने भी बताया कि वो लेट 19th century से चल रहा है, उसको आप कीजिए। और बॉर्डर को तो कुछ कीजिए। बॉर्डर अभी भी, अगर मैं जब मतलब व्हेन आई ग्रू अप, उस समय असम एजिटेशन देखा था, वी आर द लास्ट बैच हु लॉस्ट एन एकेडमिक ईयर ड्यू टू असम एजिटेशन। उसके लिए हमारे मन में कोई खेद नहीं है, अगर देश के भले के लिए, राज्य के भले के लिए 1 साल चला गया तो चला गया, पर उसके बाद मिला क्या? तो उन लोगों को भी ऐसा प्रश्न ही थोड़े दिन बाद आ जाएगा कि इतना करने के बाद their predecessors or the whole state of Assam, what we have got।
तो ये जरा जेन्युइन सवाल है। ये सवाल से मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दे, ये कांग्रेस बीजेपी वाला सवाल नहीं है। ये सवाल है आपने जो प्रॉमिस किया था 850, देखिए ऐसे आपने देखा होगा या सुना होगा, बहुत ही शानदार यहाँ मार्टियर्स मेमोरियल बना है गुवाहाटी में, अभी 2-3 महीने हुआ है, शानदार है। आई एम प्राउड ऑफ दैट, इट हैज बीन मेड। बहुत सालों से नहीं हुआ था, 1985 में अकॉर्ड हो गया, नहीं हुआ था, ठीक है, वो मन गया। बट किस कारण के लिए इन लोगों ने अपना जीवन बलिदान दिया था, उस कारण को थोड़ा जेन्युइनली एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। मैं ये बोल रहा हूं, लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई मोर्चा यहाँ पर है जो इसको जेन्युइनली सॉल्व करने के लिए जो है तैयार दिखता है? मुझे नहीं लगता। मतलब आई यू मे कॉल मी ए पेसिमिस्ट, जनरली आई एम नॉट ए पेसिमिस्ट, बट मुझे लगता है जो ये बांग्लादेश वाला या ईस्ट बंगाल वाला इशू हो गया, मैं खुद बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, ये बहुत सा प्रोस्पेक्टिव पॉलिटिशियन, स्टूडेंट लीडर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, मेजोरिटी और सम ऑफ देम, इसके लिए एक शॉपिंग मॉल टाइप का हो गया, ये दुकान हो गया है, ये दुकान हो गया। वो दिखाएंगे लोगों को, डराएंगे, देखो आ जाएगा भाई, और उसके बाद अपना पॉलिटिकल ये करता है। यू सी द हिस्ट्री ऑफ असम इन लास्ट 40-50 years, देयर विल बी hundreds of examples like this। ये ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई किया था उसके बाद मुझे नहीं मिला, आज आप कॉन्क्लेव में बुला लिया, मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई वर्कड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 25 years इन ए रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, आई टुक VRS। उसके बाद मेरा कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, बट मैं स्टेट का जो जेन्युइन चीज है, and keeping in mind the ethos of the Indian Constitution, promises made by successive governments, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं उसको 40, 50, 65 देना है, 70 देना है, वो भी दे दूंगा, पर बाकी 30 भी कीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस, फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ असम। ये बहुत जरूरी बात है, चलिए, मुझे बहुत ऐसे जरूरी लगता बात है। मैं इस पॉइंट पर देखिए, 2 विषय यहाँ पर, 2-3 विषय आए। एक डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू आया कि भाई डेवलपमेंट हुआ है, अभी मयूर जी कह रहे हैं कि 60-70% देने को तैयार हैं, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हुई। तो जेन जी जो है यहाँ पर युवा है, जो बाकी जो उनके कुछ सवाल होंगे, तो मैं उस पर फिर आगे अपनी डिबेट को बढ़ाऊंगा। कुछ सवाल मैं लेना चाहूँगा यहाँ से। जी जी। Namaskar sir, my name is Rituraj Samua, I am from Cotton University. Sir, my question is to Bora sir. Sir, what do you think is the sole reason of not implementing Assam Accord properly till now? If we see the manifesto of India government, be it in 16 or 21, they promises to implement fully every time, and this time also it is not different from the other 2 terms. And also the same goes for the opposition, why they are not making it a bigger political issue where their manifesto should have included this issue this time, but as you can see, the Congress manifesto includes giving justice to our beloved Jubin Garg within 100 days, or be it giving 50,000 grants to every woman for startup, where they should have included and given utmost importance for the Assam Accord Clause 6 implementation. So do you think that we citizens are the victim of a bigger political game? I think it's a very pointed question, and this kind of pointed, pithy, precise question can be made by a person from the Gen Z only. I really commend you for a wonderful question you have put. I think the question that you have put, there itself some of the answers also lie. It's pregnant with the answers also. See, मैंने जो आपको बोला था कि ये शॉपिंग मॉल या ये हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए, that has been reflected by different political parties you have named. अभी जैसे पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाता है, इट्स मोर ऑफ सिंबोलिज्म, ये रिटोरिकल ये होता है। मैं आपको बताता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, फोटोग्राफ है, सोशल मीडिया में है। जो आदमी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो का मुरब्बी था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, ही हैज बीन टू माय हाउस टू डिस्कस विथ मी कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए। देन ड्यू टू सम रीजन आई हैड एन इन्विटेशन, आई वेंट टू US। जब मैं 2-3 दिन पहले यहाँ, जब मैं US में था, पता लगा वो आदमी अभी बीजेपी में ज्वाइन करके यहाँ दिसपुर शायद इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लड़ रहा है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन यू माइट हैव अंडरस्टूड हुम आई एम रेफरिंग टू। ऐसे काफी साल, मतलब अभी तो ऐसे हंसी मजाक लगता है, बट जब अभी कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो ये सब चीज देखोगे तो बड़ा पेनफुल आएगा। इसीलिए उनको ये प्रश्न आता है कि हर लोग, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो नॉन पॉलिटिकल ये है, उनका एक मेन सवाल है कि एक पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो में लाती है, हाँ। एक पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो का हिस्सा भी नहीं है, हाँ, तो हाँ। क्या करेगी पब्लिक, क्या करेगी? नहीं, पब्लिक को तो देखिए, पब्लिक ये मैनिफेस्टो कैसे बनाता है। मैनिफेस्टो अभी
इन ए वेलफेयर स्टेट अगर लोगों को या महिला को पैसा मिल रहा है, नोबडी कैन फाइंड फॉल्ट विद दैट। बट अगर आप रेकलेसली सिर्फ फिजिकल प्रूडेंस को पूरा एकदम विंडो से बाहर फेंक के अगर आप ऐसे ही कर रहे हो, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द अदर पॉलिटिकल पार्टी टू से नो। इसीलिए अगर एक पार्टी बोलता है कि 1250 देंगे, दूसरा बोलते हैं हम 3000 देंगे, बट अल्टीमेटली फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, जो आपका लोगों का एटीट्यूडनल इशू है कि यहाँ का लोगों का, इंडिजिनियस लोगों का, आई एम नॉट जनरलाइजिंग ऑल, थोड़ा मतलब लेबर के लिए इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम एक एवर्सन है, ऐसे लोग बोलते हैं। आई डोंट नो, आई हैव नॉट डन एनी रिसर्च। अगर वो बात सही है, अगर आप सिर्फ पैसा देते रहिए उसके बाद तो वो काम फिर नहीं करेगा। तो काम फिर नहीं करेगा तो इलेक्शन से पहले जो इस टाइप का थोड़ा, अगर मैं बता सकता हूँ, ऊट पतंग टाइप का सिंबॉलिक बात करेंगे तो लोगों को मजा आएगा। और इसी मजा को लेके हम लास्ट 40 इयर्स को देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? हाँ, when you're talking about manifestos, like ये March 8 में International Women's Day में I got this thing that there was this Assam Feminist Manifesto 2026. So this has been prepared by women from all sections of society. It has been, there were farmers, vendors, informal weavers, survivors of violence, micro-entrepreneurs, women with disabilities, and women from diverse gender and sexual identities, as well as marginalized and indigenous communities, including the Chor women, women from Chor areas. They have prepared a feminist agenda. I think Assam में मैंने सुना है, कहीं और मैंने सुना नहीं है. That feminist agenda, they are laying stress on safety and justice, climate and environment, then education, livelihoods, and they're calling political parties कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि we need gender equity, we need, so this is a call from the civil society. So, you know, society works at different levels, and you know, people are, I feel this is a very revolutionary step. ये जो एक feminist agenda बनाया है for all political parties कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, climate refugees के लिए ये चाहिए, you know, and these are prepared by common women. सारे औरतें बैठ के बना रही हैं। पर इसका रिस्पांस क्या है? मैं तो आज जब चुनाव है तो जानना जरूरी है कि इसका रिस्पांस क्या है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। They have put it out. So I don't know how the political parties have responded to this, but I came across this morning itself. So I found that you know that हर एक क्षेत्र से एक महिला को उठा के वो लोग they sat together and prepared this manifesto. I think this is also an important for me. This is also something very important कि एक औरत सोच के कुछ एक प्रिपेयर कर रही है कि गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को बोल रही है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, एंड वीमेन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सो यू नो सोसाइटी वर्क्स ऑन डिफरेंट लेवल्स. आई फील यू नो एक आई अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टैंड्स फाइनेंसेस, सो मे बी ही कैन talk about the fiscal problems that might arise out of certain shops. But मेरे लिए एक साधारण महिला को क्या जा रहा है, क्या मिल रहा है, I think that is important. And yes, these are big issues, political issues, Assam Accord, ये सब हम लोग debate कर रहे हैं, and you know the evictions, the other rhetorics of hate, these are there. But these tiny things I think makes a difference in society, and it is important for me. देखिए है क्या कि समाज के इतने वर्ग हैं तो हर वर्ग के अपने अपने अलग अलग तरह से अपने मुद्दों को देखने का नज़रिया है. महिलाएं हैं, उनके लिए महिलाओं का एजेंडा आपने कहा एक, और उसमें भी जब यहाँ पर खास करके असम के संदर्भ में बात करते हैं जनरल साहब, तो यहाँ पर भी इंसर्जेंसी और घुसपैठ, यहाँ पर दो तरफा मत रहते हैं. एक तरफ को इंसर्जेंसी जिसमें आप इंसर्जेंसी की तरह देखिए और असम की अस्मिता की, एक तरफ जो घुसपैठ का मुद्दा है कि भाई अभी गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कहा भाई 64-65 लाख जो है घुसपैठी है, कम से कम जो है वो गृह मंत्री बोल रहे हैं. वो कह रहे हैं कि 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो घुसपैठ जो है घुसपैठियों का वहाँ पर बहुसंख्या हो गई है. तो ये तो अपने आप में खतरा है. तो आप इस मुद्दे को कैसे आप देखेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये सबको
सबको मालूम है कि कई सालों से माइग्रेशन हुआ है बांग्लादेश से, या ज़्यादातर बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट में और असम के ख़ास तौर पे, जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले भी बताया काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट डेमोग्राफी हैज़ अंडरगोन ए चेंज. To identify and to deport, that's one of the clauses of the Assam Accord, wherein that process of identification of illegal migrants और उनको segregate करना और उनको deport करना, डिपोर्टेशन कैंप वगैरह भी शुरू हुआ था. इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो लगाया गया था, लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो अप द प्रोसेस ऑफ व्हिच वाज आइडेंटिफाइड. इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाए, कुछ लिमिटेड लोगों को वापस किया गया. लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि जहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स ले सकते हैं सरकार के तरफ से, वो स्टेप्स लिया गया है. वो क्या, जैसे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया, और बॉर्डर का जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसमें रिव्यू हुआ है. कुछ साल पहले मिक्स थे बॉर्डर मैनेजमेंट के, तो वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी जिसको किया था, और अभी मौजूदा हालात में आप देखिए बांग्लादेश बॉर्डर को सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड करते हैं, और पूरे बांग्लादेश 4096 किलोमीटर में से 700 किलोमीटर को छोड़ के पूरे एरिया में बॉर्डर फेंसिंग लगाया गया है. और उसमें जो है उसको स्लोली ग्रेजुअली उसको और मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट फेंसिंग बनाया जा रहा है, जिसको CIBMS करके बोलते हैं, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके उसका सर्विलेंस मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ताकि जो पहले जो हो चुका है उसको नकारने के लिए एक अलग प्रोसेस है, जो प्रोबेबली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू एग्जीक्यूट. नहीं, लेकिन इमिग्रेशन एक्ट में को लेकर के उस पर एक SOP जो है बनाया गया. हेमंत बिस्व शर्मा सरकार दावा करती है उसको किस लेवल तक कैबिनेट ने एक SOP बनाया और उसको जो है आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया तेज की है. मैं देख रहा था कि सितंबर 2025 का एक डेटा है जो हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि 30,000 घुसपैठियों को जो है उन्होंने डिपोर्ट किया, और वो सितंबर का, और कह रहे हैं कि वो प्रक्रिया जारी है. तो ये चीज़ें क्या आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं? ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ज़रूरी है. उसके साथ साथ जो मैंने बोला ना, 2 हिस्सों में है. एक जो ऑलरेडी यहाँ पे जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स नॉर्थ ईस्ट में या असम में है, उनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करके वापस भेजा जाए, और दूसरा फ्यूचर इन्फिल्ट्रेशन ना हो उसको कैसे रोका जाए. ये दोनों प्रोसेस को साथ साथ में चलाना पड़ेगा. दोनों प्रोसेस को साथ साथ. मैं यहाँ पर ऑडियंस से और भी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, ये ठीक है कि यहाँ की असम की अस्मिता एक बहुत बड़ा इशू है और उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. उस पर जैसा कि अभी सवाल भी आया कि हर पार्टी का क्या मत है, लेकिन साथ साथ ये है कि कनेक्टिविटी वास्तव में एक बहुत बड़ा इशू है. फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ब्रिजेस हैं, मतलब आप उसको किस रूप में देखेंगे. बोगीविल ब्रिज जो है, मतलब आज देश में दुनिया ने देखा कि भाई कितना बड़ा ब्रिज बनाया, और इसके अलावा एक समय में यहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी, फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं थी, पुल्स नहीं थे, मतलब एक जगह जाने में कितना समय. क्या वो जेन जी के लिए, युवाओं के लिए एक इशू है? उनको लगता है कि ये कनेक्टिविटी बेहतर हुई है तो इससे हमारी लाइफ में बदलाव आया? ज़रूर. नमस्कार, मैं तन्मयशील, मैं कॉटन यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ. मैं एक चीज़ आप लोगों को पूछना चाहता हूँ. जैसे सर ने कहा कि जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ रही है, लेकिन उसके कारण जो अर्बन प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो अर्बन फ्लड हो या और कुछ, तो उसे भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि हमें भी जानना है कि अगर वो प्रॉब्लम इमर्ज हो रहे हैं, कि वो इमर्ज हो रही है, कि वो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, तो उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है? और एक प्रश्न मुझे पूछना था कि इस बार रिपोर्ट के हिसाब से असम में 6 लाख नए युवा वोट्स देने जा रहे हैं, तो हमें क्या देख के उनको वोट करना चाहिए युवाओं को? क्योंकि हम फर्स्ट वोटर्स है, इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर्स है, तो क्या देख के हमें एक पार्टी को, एक गवर्नमेंट को चूज करना चाहिए, वो भी हमको जानना है. मुझे लगता है उसके लिए तो आप यहाँ पर कोई आपको ये तो नहीं बताएगा कि आप किसको वोट करें. पहले सेकंड वाला तो मैं बताऊंगा नहीं, बट आई हैव गॉट फुल ट्रस्ट इन द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ द कॉटन कॉलेज स्टूडेंट्स. आई थिंक दे विल मेक ए गुड डिसीजन, साउंड डिसीजन. जो पहले बात है ना, जनरल साहब ने बताया कि अभी 600-700 किलोमीटर अभी भी रह गया है.
ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, हम लोग बहुत पढ़ा था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ऐसे। हाँ, 85 में असम अकॉर्ड हुआ, और अभी 41 साल के बाद, मतलब और एक चीज बोलते हैं ना, लाइफ बिगिंस एट 40, वो भी 41 ईयर से हो गया, फिर भी ये पूरा नहीं हुआ है। ये जब चीज हम लोग बताते हैं, इसमें गवर्नमेंट को, जो भी पार्टी हो, इसको मतलब जो इंडिजिनियस लोगों का पॉलिटिकल ये छोड़ दीजिए, जो जेन्युइन सा कंसर्न है। 1931 में, मैं सिर्फ 2 चीज बताना चाहता हूँ 150 साल का हिस्ट्री का। 1931 में C.S. मूलन, हु वाज द सेंसस कमिश्नर, वाज ए ब्रिटिशर, उन्होंने बोला था कि बारिंग शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, विच कंटेन्स 4 डिस्ट्रिक्ट्स नाउ, सराइदेव, शिवसागर, गोलाघाट एंड जोरहाट, barring that district, after 10-15 years indigenous people will find it difficult. In 1931 ने बोला they will not have majority. तो ये चल रहा है। उसके बाद अभी 2005 में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, जब IMDT रद्द हुआ था, सर्बानंद सोनोवाल का जो केस था, तो उसमें बताया था इट अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ब्रिटिश का सेंसस कमिश्नर ने बताया, 855 लोगों ने जान दिया, एजिटेशन हुआ। उसके होने के बाद भी फिर जो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, तब मन को खराब लगता है। इसीलिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, और मैं नई पीढ़ी को भी यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग ये सब देखिए, और ये देखिए थोड़ा ऐसे तो मतलब वेलफेयर स्टेट में किसी को भी मतलब मना नहीं कर सकते हैं कि आपको किसी ने पैसा दिया, ये दिया है, बट वो पैसा का भी क्या सोर्स है। अभी कभी कभी ऐसा लगता है आजकल, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल, बट लोग भी ऐसा सिनिकल हो गया है, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल। उनको अगर आप बोलते हो कि मैं तो ऑनेस्ट हुआ है, मैं कुछ नहीं करता, तो लोग कभी कभी पूछ देते हैं आपको किसने बोला था ऑनेस्ट होने के लिए, आप भी कहो भी, हमें भी दो। ऐसे मैंने खुद देखा है। आप कह रहे हैं लोगों के लिए करप्शन को a section of the people, not all, a section of the voters, they have asked this kind of question. I have seen through my own eyes, and जब मैं 25 साल काम किया था, उस समय मैंने देखा था। तो ऐसे तो ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे रहेंगे, दिसपुर और दिल्ली में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ओनली थिंग, वी ऑल शुड ट्राई टू मेक दिस कंट्री, सोसाइटी ब्यूटीफुल, एंड वट एवर हैज बीन प्रॉमिस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, अबाउट द जेन्युइन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, उसको करने के लिए थोड़ा जेन्युइन ट्राई करना चाहिए। ये मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है। ठीक है, टेरेसा जी कुछ जोड़ना चाहिए। ये कनेक्टिविटी के बारे में जब बोला, मुझे एक एनेक्डोट याद आ रहा है। मैं मणिपुर का इम्फाल में देयर इज़ दिस इमा मार्केट, इट्स रन बाय वीमेन। सो वहाँ मैं बैठी थी विद दिस वीमेन वेंडर्स। फिर मैंने पूछा कि कभी कोई दिल्ली गया है क्या, तो उनमें एक हलचल सी हुई। कौन से साल की बात बता रही हैं? दिस इज इन द 2000 अर्ली 2000। ओके। सो एक ने बोला हाँ मेरी एक भाभी गई थी दिल्ली। तो बोला बहुत दूर है दिल्ली। वो पहले मतलब ट्रेन लेके, पहले बस लेके गुवाहाटी तक आया, कितना घंटे का रास्ता, वो नेशनल हाईवे में आया। फिर एक्सक्यूज़ माय हिंदी, फिर वी ट्रेन में चढ़े गुवाहाटी से, वो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस था उसमें। फिर वो इनवेरिएबली, हम लोग जब ट्रेन में दिल्ली जाते थे उस वक्त, तो इनवेरिएबली 12 घंटा लेट तो होता ही था, दैट वाज मिनिमम। मतलब तो हम अराउंड, इट टुक मी अराउंड 48 आवर्स दिल्ली पहुंचा। इतना दूर है बाप रे। तो किसी ने बोला कि काश एक ब्रिज होता इम्फाल से दिल्ली, तो कितना कितना ट्रक सीमेंट लगता, कितना ब्रिक्स लगता। मतलब वी विल नीड, मतलब कैन यू इमेजिन अ ब्रिज, सीधा हम लोग ब्रिज में गाड़ी लेके सीधा इम्फाल से दिल्ली चले जाते। सो दैट ब्रिज, यू नो, दैट ब्रिज इज समथिंग विच वी बीन टॉकिंग अबाउट। हम लोग दिल्ली गए तब भी वो ब्रिज, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट ब्रिज, कि दैट कनेक्टिविटी विद दिल्ली, दैट साइकोलॉजिकल मेंटल कनेक्टिविटी एज वेल, यू नो, कि पहुँच ही नहीं रहा है। मतलब वी हैव नॉट बीन एबल टू रीच ब्रिज दैट गैप। वो गैप अभी भी है, एंड दिल्ली अभी भी बहुत दूर है। नहीं, लेकिन अब मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि जो आपने कहा, हम दिल्ली वालों को भी असम बहुत दूर लगता था, लेकिन अब जो है हम लोगों को लगता है कि गुवाहाटी आना बहुत आसान हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कल हम लोग जब यहाँ एयरपोर्ट पे उतरे, गुवाहाटी का एयरपोर्ट जो है, मुझे लगता है कि देश के, मतलब देश के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट्स में से वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है। मतलब क्या खूबसूरत एयरपोर्ट बना है, जहां आकर लगता है कि भाई वास्तव में मजा आ गया। और गुवाहाटी भी बहुत बदला है कनेक्टिविटी के मामले में। जाहिर सी बात है काम हुआ, लेकिन ये कनेक्टिविटी ऐसी है, हम अगर
कहीं पर 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं तो हमको लगता है कि ये दिल मांगे मोर 1 घंटे में पहुंच जाए, 1 घंटे में पहुंचेंगे तो लगता है ये दिल मांगे मोर क्यों नहीं 30 मिनट में पहुंच जाते। श्रीवास्तव जी आपने बहुत सही बोला। एक वेटरन जर्नलिस्ट ने, आप जानते होंगे, वो एक बार बोला था टिरेनी ऑफ ज्योग्राफी। बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब बोला था वो टिरेनी थोड़ा खत्म हो रहा है। बिल्कुल। तो सबका टिरेनी खत्म हो जाना चाहिए, जिस जिसका है। मैं बोल रहा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत के पास है, जिसका जिसका भी है वो खत्म होना चाहिए। और कनेक्टिविटी देखिए, एक मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ। 61-62 में जो सरायघाट ब्रिज हुआ था, द फर्स्ट ब्रिज अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्र, उस समय गंगा के ऊपर 7 या 8 ब्रिज थे। पर अभी उसके बाद देखिए लास्ट 10-15 साल में काफी सारे ब्रिजेस हो गए हैं। सो नोबडी इज डिनाइंग दैट डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस एट अ फास्टर पेस इन द लास्ट 5 और 10 years। ये तो एकदम फैक्ट है। मुझे एक फिल्म का गाना याद आता है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। वो एक गाना है बहुत खूबसूरत। तो मतलब बदलाव है, लेकिन लोगों को लगता है और भी अभी जरूरत है, और भी इशू हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और सवाल यहाँ से ऑडियंस की तरफ से मैं चाहूंगा, क्योंकि बदलाव हुआ है, बदलाव के जो है एक्सपीरियंस आप लोग करते हैं ज्यादा, हम लोग तो कभी कभी आते हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा करते हैं। आप इस पर बोलिए। I have a simple question. How do we define development? Roads and buildings alone is to be defined as a development of a state, number one. Number two, the Guwahati airport references come. Who has built the airport? Is the state government has invested the amount. Who will run the airport? Who will get the revenues out of it? How much money the state government will earn as a revenue from that airport? Had it been defined so far? So I want the, ये सवाल आपका किससे है? Moiba sir can reply or नहीं, why do you feel that all the answers I have? So that is the biggest problem. See, Moiba sir, those the people question who is appear open to on all. television, उन लोगों के Question लिए is है कि ये open to all. सर्व जानता है। No. Question is open to all the panelists. Number one. Number two, another point. The Bangladesh border is still more than 800 kilometers is exposed. 867 Porous border है, वो kilometers. बोला आपने। No. जनरल साहब ने भी जिक्र किया। No. 867. Unless that border is sealed, the infiltration problem of Assam cannot be solved. For last so many decades, that has been ignored by the governments, successive governments. So that's an issue that the new generation should think about. And the development definition is more important. How do we define development? Buildings and roads itself is a development. नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। The last point what you have said, I have already said number of times, and I agree with you regarding the porous border and how they have been going very painfully slowly. About the development parameters or metric which can be used or utilized to say that okay, development has taken place. The development of road, bridges and airport is definitely an important objective. वो तो important चीज है ही. But in addition to that, उस development को ऐसा ecosystem में और मोर और लेस इंक्लूसिवली, डेमोक्रेटिकली सब लोग कैसे यूटिलाइज करेगा, वो देखना भी जो डेवलपमेंट लाए हैं उन लोगों का काम है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरलाइन और हाईलाइट। पर सर, जहां तक इन्होंने सवाल पूछा, मैं यहां पर एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा। मतलब डिफर हो सकता है पॉइंट, डेमोक्रेसी है तो डिफरेंस जरूर होते हैं, लेकिन एक जमाना था जब हम ये उम्मीद करते थे कि सरकार ही एयरपोर्ट बनाएगी, सरकार ही एयरलाइन चलाएगी। और उस समय हमको क्या मिलता था? हमको उस समय एक ऐसी एयरलाइन मिली जो घाटे में चलती थी, जिसमें करप्शन था, जिसमें मंत्रियों के बच्चे, उनके बेटे बेटियां फ्री में सफर करते थे। और जब आम आदमी जाता था तो आम आदमी को या तो फ्लाइट में टिकट नहीं मिलती थी या फ्लाइट जो है होती नहीं थी। आज अगर हमको फ्लाइट मिल रही है, अच्छा एयरपोर्ट मिल रहा है, तो फिर हम कुछ पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। और जाहिर सी बात है, जब लोग पैसा खर्च करेंगे तो सारा पैसा जरूरी नहीं सरकार की जेब में जाएगा। आज आप 350 रुपए में अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं वो सरकार ही आपको देगी। मैंने एक बहुत अच्छा एक मैंने फ्रेज पढ़ा किसी का, उसने कहा, उसने लिखा कि भाई महंगाई के मोर्चे पर, मुझे नहीं पता लोग इससे डिफर कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने लिखा, किसी व्यक्ति ने लिखा कि मैंने जो आज के 10 साल पहले मकान खरीदा था, वो मकान मैंने 25 लाख में खरीदा था, और मैं चाहता हूं वो मेरा मकान आज 1 करोड़ में बिके। लेकिन जो मोबाइल डेटा मैं 25 साल पहले 1.5 रुपए में चाहता था, वो आज भी मैं 1.5 रुपए में चाहता हूं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये आम जनता को भी सोचने की जरूरत है कि हम कितना क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, डेवलपमेंट के बारे में अगर बोले आप, गुवाहाटी का 2 मेन आर्टरी है, GS रोड और एक जू रोड। इन दोनों रास्ते में
आपको सब कुछ मिल जाएगा, मॉल मिल जाएगा, सिनेमा हॉल मिल जाएगा, आपको फ्लाईओवर मिल जाएगा, इन कितने किताब के दुकान मिलेंगे? हाउ मेनी बुक शॉप्स विल यू गेट ऑन दोज 2 arteries of Guwahati city? That is and how many bookstores do you find in the small towns of Assam? You go to any small town, how many bookshops selling good books? What is the condition of the libraries? You know, this is something which is, I think, an index of development. मैम यहाँ पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ूँ, क्योंकि मैं जब किसी शहर में जाता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। कल यहीं पर गणेश जो पुल है, गणेशपुरी का पुल है, मैं उसके नीचे एक छोटी सी कैफ़े थी, पिकंट, उस कैफ़े में गया। उस कैफ़े में सिर्फ कैफ़े नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं ताकि लोग कैफ़े में आए, बुक्स भी पढ़े, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ मुझे एक भी कस्टमर नहीं मिला। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम अगर लाइब्रेरी बनाएंगे तो क्या उस लाइब्रेरी में लोग आएंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, अगर पढ़ने वाले होंगे तो लाइब्रेरी भी बनेगी, लेकिन लाइब्रेरी बनाएंगे, पढ़ने वाले नहीं आएंगे, तो सवाल ये कि लाइब्रेरी कौन बनाएगा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं किसी से, फिर जनरल साहब की बात से हम एंड करेंगे। जनरल साहब को आखिरी में एक आखिरी सवाल। जी नमस्ते, मैं ध्रुपदी बेजबोरा हूँ एंड आई एम फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। मेरी क्वेश्चन मैम के लिए है, क्योंकि आपने बताया था मैम कि आपने लाखपति बाइडो के बारे में बताया, अरुणोदय के बारे में बताए। तो मेरे क्वेश्चन ये है कि जो अरुणोदय है और लाखपति बाइडो है, ये जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के, वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ से आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो अरुणोदय है वहाँ सिर्फ पर मंथ 1200 रुपये मिलते हैं एक औरत को? तो आपको क्या नहीं लगता कि इसके अलावा भी अगर वुमेन्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह रखा जाए, जहाँ से एक परमानेंट सल्यूशन मिलेंगे हम लोगों को, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपको नहीं लगता? और मेरे दूसरे सवाल सबके लिए है, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे विश्वास करती हूँ। हम अगर गुवाहाटी के बारे में बात करें तो गुवाहाटी में अभी बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने हैं जो कि गुवाहाटी के एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो गुवाहाटी में के बीच में एक नदी है, भोरोलू नदी, जो अभी की ड्रेन में बदल चुकी है, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा, क्योंकि ये डेवलपमेंट के यही फ्रेजेस हैं जो, जी आप रिस्पॉन्ड करेंगे मैम, आपसे ही सवाल है। हाँ, definitely I agree with you, but this is something which, you know, I recently wrote a piece for The Hindu where I tried to analyze how women have developed, women has been nurtured as a separate constituency, and for that I've seen that these are the different parameters that has been, government has been trying to influence these women, empower these women. And I saw many, I know there have been, there has been lot of, it has been amplified through social media, through different videos, and I've seen these videos, I've done an extensive research, and I've seen these women, for some of them, this pocket money was also something big. And of course, yeah, I agree that they need proper sustainable employment opportunities, but this is also, and especially I was laying emphasis on Nijut Moina, ek jo ye that girls don't drop out because they can't pay their fee. So I think that support will go a long way in, curbing child marriage, one, then stopping girls from dropping out of higher education. So I think these are, you may call them knee-jerk, whatever, sops or knee-jerk reactions, but then, I feel that this has created a ripple among them. Okay. चलिए, मेरे पास समय नहीं है। जनरल साहब, एक आखिरी शब्द, अल्टीमेटली असम का ये बदलाव एक अनुशासित सिपाही, देश के एक अनुशासित सिपाही होने के नाते आप कैसे देखते हैं? जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बताया है कि ये बदलाव जो है, सोच में बदलाव आया है, लोगों के एस्पिरेशंस में बदलाव आया है।
ये बदलाव के पीछे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिक्योरिटी सिचुएशन का इम्प्रूवमेंट हो, हर चीज़ का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस है। लेकिन इस बदलाव को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसमें रोल है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जैन जी के, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम सबको पता है कि भारत एक यंग देश है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, 35 साल से कम उम्र वाले ज़्यादा है, और ये उनका जिम्मेदारी है भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए। और मैं चाहूँगा कि हर एक युवा एक देश के रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, बिल्कुल, और नेशन बिल्डिंग में कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सके उसके बारे में अपना सोच। चलिए, इसी बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की। हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम खुद कितना बदलते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। छोटी सी बात, क्या हम अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं अपने घर को साफ रखने के लिए? ये भी सोचना है। बदलाव हम चाहते हैं तो हम अपने घर से, अपने दिल से शुरुआत करें। बाकी चीज़ें बदल रही हैं, पर कितनी बदली हैं, आपकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं, ये आपको तय करना है। और मुझे लगता है कि चुनाव सबसे अच्छा मौका होता है जब आप तय कर सकते हैं कि जिसने मेरे लिए कुछ किया मैं उसको वोट देकर ताकत दे सकता हूं। ये फैसला आप करेंगे। इतना ही निवेदन करूंगा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप वोट जरूर करें। असम में जो ये चुनाव होगा उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन अपना रखें, वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।